अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कुछ सियासी मामलात भी हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन आज का जो दिन है वो बड़ा ही अहम है। 27 फरवरी वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की अफवाज और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पायलट्स ने हमारे दुश्मन मुल्क भारत और दुनिया को यह बता दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी भी किस्म की कोई भी एडवेंचर अगर किया जाएगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम के आगाज में मैं इसी हवाले से बात करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहता हूं वो हालात व वाकयात कि 27 फरवरी को जो कुछ हुआ उससे पहले और उसके बाद ये जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसका नाम जो है वो बार बार लिया जाता है, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की क्यादत ने और पाकिस्तान की कौम ने इसका किस तरह से जो है वो जवाब दिया। ये हालात वाकयात किस तरह से हुए, आइए प्रोग्राम के आगाज में आपको दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से किसी न किसी साजिश के ताने बाने बुनता रहता है, लेकिन हर बार इसे न सिर्फ मुंह की खाना पड़ती है बल्कि जग हंसाई भी इजाफी तौर पर इसके हिस्से में आती है। भारत में 2019 में जब मोदी सरकार को नए इंतखाबात का सामना था और उनके पास अवाम को दिखाने के लिए पिछले 5 बरस की कारकर्दगी ना होने के बराबर थी, तो उन्होंने भारतीय अवाम और अक़वाम आलम की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक ड्रामा रचाया। 14 फरवरी को मकबूजा कश्मीर में पुलवामा के मकाम पर होने वाले वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 19 फरवरी को भारत को पुलवामा वाक़े की तहकीकात में मुकम्मल ताउन की पेशकश करते हुए मुतनब्बे किया कि अगर उसने पाकिस्तानी सरजमीन पर कार्रवाई की तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। लेकिन भारत अपने मज़मूम अज़ाइम से बाज नहीं आया और उसने 26 फरवरी को अलसुबह आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होकर जंगल में गोले गिराकर फरार हो गया और भारत में ऐलान कर दिया कि 350 के करीब लोग मारे गए। पाकिस्तान ने इस वाक़े की वजाहत की कि भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई में किसी पाकिस्तानी शहरी का जानी नुकसान नहीं हुआ। DGISPR ने पाकिस्तान में मौजूद दुनिया भर के सिफारतकारों, सिविल और मिलिट्री अताशियों और मीडिया के लिए जाए वक़ुआ खुली होने का ऐलान किया और कहा कि वो वहां जाकर देखें कि क्या नुकसान हुआ। वहां ना कोई बिल्डिंग थी, ना कोई फर्द मौजूद था। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहां पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूं 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कोई उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड, The spot is open for anybody and everybody. तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान, we will even say the civilian population or the army reps from India, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत ने इस मामले पर गौर शुरू किया, जिसके बाद पाक फौज ने इस वाक़े का जवाब अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर देने का ऐलान किया और कहा कि अब भारत हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come, and response will come differently. कौमी क़यादत ने फैसला किया कि इस वाक़े का जवाब पाक फ़िज़ाइया के जरिए ही दिया जाएगा। आला हुकाम का ये बताना है कि पाक फ़िज़ाइया ने भारत को सरप्राइज देने के लिए सिलेक्शन ऑफ टारगेट, टाइम ऑफ अटैक, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट और किस तरह का हथियार इस्तेमाल करना है, इस बात का फैसला किया। पाक फ़िज़ाइया ने मुकम्मल तैयारी के बाद दुश्मन के अंदर टारगेट्स को एक्यूरेसी से लॉक किया, उनसे मुनासिब फासला रखकर उनको एंगेज किया, जिसका मकसद दुश्मन पर यह बात साबित करना था कि हम सब कुछ कर सकते हैं और इसकी सलाहियत रखते हैं, लेकिन खित्ते के अमन की कीमत पर ऐसा नहीं कर रहे।
हवाओं के जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये तीनों टारगेट्स ले लिए तो इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के इलाके में दाखिल हो गए, जिन्हें टेक ऑन किया गया। इसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज मार गिराए गए। एक भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हदूद में गिरा, दूसरा भारतीय हदूद के अंदर ही गिरा। एक भारतीय हेलीकॉप्टर भी भारत ने खुद ही अफरा तफरी में अपने फायर से मार गिराया। यूं पाकिस्तान ने एक कॉम्बैट में 3 शिकार किए। जराये का यह कहना है कि कार्रवाई के दौरान दुश्मन की मिलिट्री क़यादत भी हमारी एयरफोर्स के निशाने पर आ गई थी, लेकिन अमन पसंदी का सबूत देते हुए उसे निशाना नहीं बनाया गया। भारतीय हेलीकॉप्टर भी भारतीय फौज की फायरिंग से गिरा, लेकिन किसी कॉम्बैट में इसे भी एक किल के तौर पर माना जाता है। भारतीय तैयारे Su-30 का हवाबाजी की दुनिया में एक नाम है जिसे पाकिस्तान ने शिकार किया। भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वाहिद भारतीय पायलट था जो गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कोई दूसरा पायलट गिरफ्तार नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अमन का पैगाम देते हुए इस भारतीय पायलट को गिरफ्तारी के बाद रिहा करने का ऐलान भी कर दिया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान के वास्ते। एयरफोर्स के हुकाम का यह कहना है कि इस रिहाई के लिए पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान की अमन पसंदी की वजह से इसे छोड़ा गया, जिसको आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई मिली और दुनिया ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की तारीफ की और भारत को दुनिया के सामने खिफ़त उठाना पड़ी। इस वाक़े से पाकिस्तानी पायलट्स की महारत और बर्तरी दुनिया में साबित हो गई। यूं खित्ते में पाक फिजाइया की धाक बैठ गई। पाकिस्तान की तरफ से अमन पसंदी और इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत देने पर भारत भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया और मामलात डी एस्केलेशन की तरफ गए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक था जो उसे उस दिन मिला कि वो इस खित्ते के अंदर किसी भी किस्म का एडवेंचर करने से पहले अपने तैयारों और पायलट्स के बारे में 100 बार सोचेगा। आज एक और अहम बात हुई। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसकी एक और गुफ्तगू जो वीडियो थी वो सामने आई है और उस वीडियो में उसने ये कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है और इस वीडियो में उसने ये भी कहा कि लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता। अभिनंदन की ये गुफ्तगू जो अब सामने आई है, इसमें उसने क्या कहा ये देखिए। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फर्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ। फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। 27 फरवरी का दिन हमें भी यकीनन याद रहेगा और हमारे दुश्मन को भी यकीनन याद रहेगा। अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी सियासत पर। सेनेट इंतखाबात पे बहुत कम दिन बचे हैं। इन इंतखाबात में क्या कुछ हो सकता है उस पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने 27 फरवरी के हवाले से और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के हवाले से बात की। अब कुछ बात हो जाए सियासत की। सेनेट इंतखाबात में अब चंद ही दिन बाकी हैं
और उन इंतखाबात के हवाले से भी दावे किए जा रहे हैं। पीडीएम के जो कैंडिडेट हैं यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख का जो मुकाबला, उस पर बड़ा फोकस है। अब यह भी खबर आ रही है कि पीर को वो सदारती रेफरेंस के हवाले से फैसला सुनाए जाने का भी इम्कान है। और आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई कि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज, उनको भी जो है वो आज रिहा कर दिया गया। तो बहरहाल सेनेट इंतखाबात और उससे जुड़ी सियासत पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो प्रोग्राम मेहमान मौजूद है उनका तारुफ करा दूँ। नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से, वो हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। और हुमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस डिबेट में हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। हुमायूं साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और नाज बलोच साहब आपके बहुत शुक्रिया। हमारे आज की जो डिबेट है वो ये है कि क्या पीडीएम पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात से फ़ायदा उठा सकती है। मैं इस डिबेट का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करना चाहता हूँ। दावे किए जा रहे हैं, क्यों आप लोगों ने जो है वो उम्मीदें लगाई हुई हैं हुकूमत के नाराज लोगों से, और बार बार ये बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो जो इख्तलाफात हैं इनका फायदा जो है वो पीडीएम को हो सकता है या इस इलेक्शन में वो वोट निकाल सकती है। मैं नहीं समझता जी कि हमने कोई दावा किया है। मेरे ख्याल में दावा किया है वो खैबर पख्तूनख्वा के 20 लोगों ने जो वजीर आजम के इशाइये में तशरीफ नहीं लाए थे। वो कौन है 20 लोग भाई, और वो क्यों नहीं आए? ये हमारा दावा है या उन लोगों का दावा है? दावा तो वो लोग कर रहे हैं जब इशाइया दिया गया एमपीओज को, तो 6 या 7 जो एमपीओज केपी के अंदर नहीं आए, दूसरी मर्तबा नहीं आए, वो दावा कर रहे हैं इतनी सीटें चाहिए एक सेनेट के लिए, जितने लोग नहीं आ रहे। तो आप बताएं कि 1 या 2 सीट का सामान तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खुद करके बैठी हुई है पीटीआई, तो उसमें दावा हमारा है या दावा पीटीआई का है? मुझे तो ये लगता है कि हम हार जाएंगे। ये पीटीआई का दावा है जो बारहा आपके सामने अब आ रहा है, हमारा दावा तो खैर क्या होगा। अच्छा, दूसरी मैं अहम बात ये कर रहा हूं कि आप देखिए कि आपको बड़े चीदा जो बड़े जो दबंग किस्म के एमएनएज हैं वो मुंह पे कह चुके हैं कि हम नहीं देंगे वोट नेशनल असेंबली में, जो इस्लामाबाद की सीट है उसमें पीटीआई के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, यानी वो कह चुके हैं ये बात। मैं जाती तौर पे भी एक आध दोस्तों को ऐसे एमएनएज हैं पीटीआई के जो मुझे भी कह चुके हैं कि भाई हम नहीं इनको वोट देंगे। ये हमारे पास जो ये कैंडिडेट लेकर आए, बड़ा कुछ छुप छुपा के डॉक्टर साहब को बात कर रहे हैं, क्योंकि सूबाई सतह पर हमने देखा है, सूबाई सतह पर चले आप ये कह सकते हैं कि वो लियाकत जतोई के इख्तलाफात केपी में जो है वो सामने आ गए, फिर बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह से रेन साहब जो बोल पड़े। बट ये जो सीट है जो यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस हफीज शेख है, यहां पर क्या आपको वो माहौल नजर आ रहा है? जो एमएनए खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आए थे सर, वो कौन थे? ये अजीब बात कर रहे हैं। मैंने तो आपको अभी बताया है। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप ये सवाल पूछें पीटीआई से कि वो लोग जो नहीं आ रहे, हमारे यहाँ तो भाईजान जो आ जाते हैं वो भी नहीं वोट करते जिस पर प्रेशर पड़ा हो। आपको अगर मैं याद करवाऊं इसका जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था सेनेट के चेयरमैन का, जिस तरह के नैप को इस्तेमाल करके, वीडियोज इस्तेमाल करके जिस तरह लोगों से वोट दिलवाए जाते हैं, उनके कारोबार बंद करके जो आ जाते हैं वो इधर तो आ ही नहीं रहे। अच्छा, जो आ नहीं रहे उनसे पूछें कि वो बताएं। और रोज एक आदमी बयान दागा होता है, तोप का गोला आता है, वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। कभी आप बलूचिस्तान में देखें तो तोप के गोले। अच्छा, फिर ये देखें वो क्या भला सा नाम था, अब्दुल कादिर, क्या नाम था सर? अब्दुल कादिर जो बलूचिस्तान वाले, हाँ, ये बड़ी अच्छी अहम बात है। अब्दुल कादिर साहब को खड़ा किया गया, फिर कहा गया कि ओहो गलती हो गई, अब्दुल कादिर को विड्रॉ कर लिया, और उसके मुकाबले में किसको खड़ा किया जरा वो भी याद करवा दें, मैं भूल जाता हूं नाम। आगा जहूर साहब को। फिर एक हादसाती तौर पे एक मौजज़ा हुआ कि अब्दुल कादिर साहब को जिताने के लिए जो आखिरी दिन था, उस दिन जहूर साहब ने, आगा साहब ने अपने कागज विड्रॉ कर दिए और अब्दुल कादिर साहब जीत गए। 72 करोड़ रुपए की वसूली हो गई। उनको सेनेटर बनाने का जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अब ये जो लियाकत जतोई साहब 32 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में जो इलेक्टेबल्स हैं, जिस तरह हमारे हुमायूं भाई हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, हर दफा इलेक्शन लड़ते हैं, जो जमहूरी जहन के लोग हैं, जब आप उनको ये कहेंगे कि अब्दुल कादिर के मुकाबले में बेटा बैठ जा क्योंकि हमने तो पैसे पकड़ लिए, या आप उनको ये बोलेंगे कि 32 करोड़ रुपया हमने पकड़ लिया है जो लियाकत जतोई साहब इल्जाम लगा रहे हैं, और इसको वो अबड़ू साहब या क्या थे जिनको पहले कभी डिस्क्वालीफाई किया, फिर क्वालिफाई किया, फिर डिस्क्वालीफाई किया, फिर क्वालिफाई किया, वो आएंगे। आप मुझे बताएं, जो आपके मेंबर ही नहीं कभी रहे,
जिनका आपकी जमात से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिन्होंने कभी कोई कंट्रीब्यूशन, यानी बाज दफा ऐसे होता है कि लोग कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी टीम के साथ बगैर जमात को ज्वाइन किए, ना किसी की कोई कंट्रीब्यूशन, ना आपकी जमात के वो अरकान, तो फिर किस चीज का मां सिवा 72 करोड़ और 32 करोड़ के अलावा क्या वजह है कि आप इन लोगों को ला रहे हैं? तो आप समझते हैं कि जो लोग सियासी जहन और सूझबूझ रखते हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, वो बस आपके सामने वो सजदा रेज हो जाएंगे। मैं हमायूं साहब से पूछता हूं, हमायूं साहब, ये क्या जो इख्तलाफात की बातें हैं या गिले शिकवे हैं, क्या इनका मतलब, क्या इस नाराजगी का मतलब पीडीएम के लिए वोट की सूरत में निकल सकता है? एक दो चीजें मैं बताऊं रहमान, कि हमेशा बजट से पहले या सेनेट के इलेक्शन से पहले जहां एक पार्टी को अपने जो मेंबरान हैं उनके वोट की जरूरत होती है, ये गिले शिकवे डेफिनेटली होते हैं। अच्छा, मैं एक बात जरूर कहूंगा, कम से कम अगर केपीके में 20 हमारे मेंबरान नहीं आए तो हमें पता तो चल गया है ना कि वो कौन है, ताकि हम उनसे मिलें, सलाम दुआ करें, पूछें, हाल अहवाल पूछें। कम से कम वो चेयरमैन सेनेट की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला हाल तो नहीं होगा कि पता है किसी को कुछ नहीं और नीचे से जो है वो जो कालीन जो है वो खींच लिया गया। सो वी नो व्हाट्स हैपनिंग। तीसरी ये चीज है कि हमजा शहबाज साहब अब बाहर आ गए हैं, तो मेरा सियासी सोच ये है कि पीटीआई को तो उनकी कम फिक्र होगी, लेकिन वेरी डेफिनेटली मरियम नवाज साहिबा को बड़ी फिक्र है, क्योंकि पीएमएलएन में बहुत वो तो हमजा की रिहाई को बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं हमायूं साहब, तो हमजा की रिहाई को तो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। मरियम साहिबा लेने होने गई, सेलिब्रेशन को मत देखें, दिलों का हाल पूछें, सेलिब्रेशन को मत देखें। ये एक क्लियर कट पावर टसल है इस वक्त लीडरशिप की पीएमएलएन में। इनका इसी वजह से लाहौर का जलसा नाकाम हुआ और उसकी वजह से पूरी पीडीएम की जो मुहिम थी वो नाकाम हुई, अवाम से कोई वज़ीर राय नहीं मिली। दूसरी वजह ये थी। तो ये इतना आसान और सिंपल चीज नहीं होगी इस इलेक्शन को कहना कि हमें पीटीआई को नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। क्या अच्छा, मगर ये आपकी बड़ी सिल्वर लाइनिंग है कि आप कह रहे हैं कि हमजा शहबाज की जो रिहाई है उससे पीएमएलएन की परेशानी में इजाफा हो जाएगा। पीएमएलएन की नहीं, मैं मरियम नवाज साहिबा की परेशानी है, वो कंटेंडर है ना लीडरशिप की। देयर इज अ क्लियर कट कॉन्टेस्ट विद इन पीएमएलएन। और बट सर, आपको ये रूटीन की, आपको ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी हैं हमायूं साहब, ये जो जतोई साहब कह रहे हैं या केपी के अंदर जो बात हो रही है या जो रिंद साहब ने बात की, अब इलेक्शन में बड़े कम दिन बचे हैं, बट आपको ये लगता है दिस इज रूटीन, ये मामूल की कार्रवाई है? देखिए रहमान, हर लीडर का अपना स्टाइल होता है। यार मोहम्मद रिंद साहब हमारे साथ काबीना में रहे हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनका एक अपना तरीका है। लेकिन जतोई साहब मेरे साथ काबीना में रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं जाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये स्टाइल नहीं अपनाऊंगा। मुझे अगर गिले शिकवे हैं पार्टी से तो मैं अपने लीडर से जाके वो गिले शिकवे बंद कमरे में करूंगा और मैं उस चीज को बाहर कभी पब्लिक में नहीं लाऊंगा। लेकिन बहरहाल यार मोहम्मद रिंद का और लियाकत जतोई का ये स्टाइल है, वो पब्लिकली बाहर आए हैं और उन्होंने अपना इज़हार किया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो दो हमारी पार्टी के लीडर हैं ये आखिर में हमारी पार्टी का भरपूर साथ देंगे सेनेट इलेक्शन वाले दिन। अच्छा, ठीक है, राइट। ना साहब, बड़े कम दिन बचे हैं सेनेट इलेक्शन में अभी। वैसे अब वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सदाती रेफरेंस के हवाले से, उसके बारे में भी अब खबर है कि वो पीर को आ सकता है। बट क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी आपके कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी उनको आगे लेकर आई है, तो इनके नाराज अरकान यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट क्यों देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, देखें जो चॉइस है, आप देखें ना कि दो कैंडिडेट्स हैं आपके सामने
और जो चॉइस है उसमें एक ऐसी कैंडिडेट हैं जिनकी वजह से मुल्क का जो माशी दिवालिया हो चुका है, जिसकी वजह से खुद पीटीआई के अपने एमएनएज अपने हलकों में जाने के लिए खौफ ज़दा हुए हुए हैं। और आपने देखा कि ज़मीनी इंतखाबात में पे दर पे चारों सूबों से जो शिकस्त हुई और अवाम ने कहा कि अब हम इस हुकूमत को मजीद एनआरओ नहीं देंगे, और 2.5 साल जो महंगाई का मलबा अवाम के ऊपर जो डाला गया, और अब मजीद पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए मजीद इजाफे की जो तजावीज़ दी गई हैं, इन तमाम चीज़ों के बाद जो है आप मुझे बताइए कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, जिस तरह अभी जो है वो बात हुई, मुसद्दिक मलिक साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जो इलेक्टेबल्स हैं या जो अवामी लोग हैं या जो अवाम से वोट लेकर आते हैं या जो डेमोक्रेट्स हैं, मैं समझती हूँ वो जो अवाम की अदालत में दोबारा जाते हैं उनके लिए मुश्किल पैदा हो चुकी है। वो जब ज़िमनी इलेक्शन में पॉपुलर इलेक्टोरेट है, वहां पे लोगों ने वोट देने थे, बट यहाँ पे तो इलेक्टोरेट बड़ा सीधा साधा है। ये सब लोग पीटीआई के देखें, अगर मेंबरान की आप बात करते हैं, जो इलेक्टोरेट है वो तो कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली में वो सब लोग जो पीटीआई के टिकट पर आए हैं वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको लगता है कि मजे की बात वो लोग जो है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कि अपनी पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनके एमएनए हैं, वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहली बात तो ये है कि जो पीटीआई के अंदर इस वक्त काबीना में बैठे हुए लोग हैं, दे हैव नथिंग टू डू व्हाटसोएवर विद पीटीआई। दूर से भी इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। ये वो लोग हैं जो हर दौरे हुकूमत में हुकूमत के अंदर होते हैं, जैसे उमर अयूब को देख लें, खुसरो बख्तियार को उठा के देख लें, ये तमाम वो चेहरे हैं। और ये एक बहुत लंबी सी फहरिस्त है। जो पीटीआई वाले वो तो बेचारे बैक बेंचर्स हैं, पीछे उनको बिठा के रख दिया, किसी को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया, किसी को बस साइडलाइन कर दिया। लेकिन हकीकत में जो आगे इनके काबीना में बैठे हुए बड़े बड़े जो वज़रा हैं उनका ताल्लुक तो पीटीआई से नहीं है। इसी गम को लेके सदमे में जो पीटीआई के एक्चुअल जो पीटीआई थे वो बहुत गम में है, उनको दुख है और वो नाराज हैं। वो बाकायदा आकर पार्लियामेंट में बताते हैं कि जी वजीर आजम के पास तो हमारे लिए टाइम नहीं है, अवाम के पास हम जाते हैं, अवाम नाराज है, लिहाजा इस हफीज शेख को तो हमने वोट नहीं करना। तो अब आप मुझे बताइए कि जब इनके अपने इत्तेहादी और जो सो कॉल्ड इस वक्त के पीटीआई के लोग हैं, एमएनएज हैं, जिसमें से 50% लोग तो पीटीआई के हैं ही नहीं, बल्कि मोर देन 50% पीटीआई के नहीं है ओवरऑल, तो वो वोट पीटीआई को नहीं करेंगे। और यूसुफ रज़ा गिलानी की जो चॉइस की बात आपने कही, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो जब खुद वजीर आजम थे तो ही वाज वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो रेगुलर पार्लियामेंट को इज्जत देते थे, जो वोट को इज्जत देते थे, जो आके पार्लियामेंट में रेगुलर हर सेशन में बैठते भी थे और क्वेश्चन आवर्स में मौजूद होकर लोगों के सवालों के जवाब भी देते थे, और पार्लियामेंट में बैठे हुए ऑपोजिशन के मेंबरान के भी मसाइल हल करते थे और सुनते थे। यहाँ पे तो वजीर आजम साहब कितने सेशन अटेंड कर चुके हैं, खुद मुझे बता दें, हुकूमती तर्जुमानी बता दें, शायद हम कोई शायद गलत फिगर बता दें। कि ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है और वो कोई आपने देख लिया, लेकिन नैरेटिव्स की लड़ाई है नाज़ साहब, वो चलती है, नैरेटिव्स की लड़ाई तो है, बट इट ऑल कम्स डाउन टू नंबर्स। तो अददी तौर पर तो अभी तो हुकूमत, नंबर्स तो आपने देख लिए ना, अभी हुकूमत कायम है, वरना तो तरीके अदम एतमाद आ जाएगी। वही बात देखिए, बात वही है कि केपीके में इनके अपने मेंबरान वजीर आजम से मिलना पसंद नहीं कर रहे। तो जब इनके जो तो सामने आ नहीं रहे, खुल के सामने आके अपने इख्तिलाफ जाहिर कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो इख्तिलाफात जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन आप देखेंगे कि इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो इसका जवाब देंगे कि ये हुकूमत जो है ये न सिर्फ 3 मार्च को पता चलेगा। हमायूं साहब आपने कुछ कहना है, कुछ कहना चाह रहे थे? मुख्तसर तो मेरी गुजारिश है, रहमान, मेरी गुजारिश है कि यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत पुराने सियासतदान हैं और उनको मालूम है कि इस नौयत के वोट सेनेट में सिर्फ अखलाकियात की बिना पे नहीं मिलने लगे। दूसरे जो भी हमारे मेंबर हजरात पंजाब प्रोविंशियल असेंबलीज में, नेशनल असेंबली में जो वोट बैंक है सेनेट के इलेक्शंस का, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, वो सारे सर 4-4, 5-5 लाख, 8-8, 10 लाख की हलकों से आवाम से वोट लेके निकले होते हैं। वो इतने नादान नहीं है कि अपनी पार्टी को छोड़ के किसी नई पार्टी से बात करेंगे कि जी 2.5 साल बाद आप हमें टिकट देंगे। उनको भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि आज में 2.5 साल बाद बड़ा फर्क होगा और उनके फोन का जवाब भी नहीं मिलेगा, टिकट तो दूर की बात है।
अच्छा, मुझे इजाजत है, मैं कुछ ऐड कर लूं अगर जी जी जरूर। और वो हमजा साहब, वो हुमायूं साहब जो बात कर रहे थे कि हमजा शहबाज की रिहाई के हवाले से, अगर उसका भी आप जवाब दे सकें। जी मैं पहले जरा ये बात कर लूं। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। बात ये कि आपने नाम लिया लियाकत जतोई साहब का, यार मोहम्मद रिंद साहब का, आपने डॉक्टर आमिर लियाकत का तो नाम ही नहीं लिया। वो तो बरमला कह चुके हैं कि मैं नहीं दूंगा वोट, सामने बैठ के कह चुके हैं। इस तरह एक दो और भी एमएनए हैं, मगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने कहा मैं किसी और को वोट नहीं दूंगा। जी बेशक ना दें, मतलब abstain करेंगे, आप मुझे उसका फायदा किसको होगा? आप मुझे ये बताइए कि कुल फर्क कितना है सीटों का, कितना फर्क है साहब? तकरीबन कोई लगभग 10 का बता रहे हैं, 10 अगर यहाँ से उधर चले जाएं तो अच्छा सुनिए, हो सकता है 6 अगर जो खैबर पख्तून वाले नहीं आए प्राइम मिनिस्टर को, 2 दफा नहीं आए जो लोग, वो 6 गिन लीजिए। अच्छा। साथ में डॉक्टर आमिर लियाकत गिन लीजिए। 2 लोग इनके अलावा मैं जानता हूं जिन्होंने मुझे कहा है कि अगर ट्रांसपेरेंट हाथ उठा के भी वोट हो तो वो इनको वोट नहीं करेंगे। अच्छा जी। अब आप मुझे बताइए कि जब आपको चाहिए कुल जीतने के लिए, उल्टाने के लिए इस सल्तनत को सिर्फ 5 वोट चाहिए जो शिफ्ट कर जाएं, और 6 लोग ना आए, 2 मुझे कह रहे हैं, आमिर लियाकत साहब कहते हैं मैं किसी और को ना भी दूं तो इसको नहीं दूंगा, और ऐसे बेशुमार लोग, आपको भी पता है कि इस वक्त क्या बातें हो रही हैं। तो गुफ्तगू का ये मतलब है कि गवर्नमेंट हैज लॉस्ट, अभी अक्सरियत खो चुकी है। अभी तो मैंने आधी बात की है। अभी तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको ये भी मालूम है कि साउथ पंजाब कैसे मूव करता है। आपको ये भी मालूम है कि गिलानी साहब के साउथ पंजाब में किस तरह की दोस्तियां हैं, किस तरह के काम उन्होंने किए हैं, कितनी पुरानी उनकी रवादारी की रिवायत है। अच्छा। आप ये सारी चीजें और साउथ पंजाब का आप ये सारी चीजें जरा रखें इकट्ठी तो आपको नजर आता है कि हुकूमत जो है इस वक्त इन इलेक्शंस में डगमगा रही है। और आपकी दूसरी बात भी ठीक है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्ट हो जाते हैं तो अगरचे दूसरा इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए होता है या आपको जाना पड़ता है, तो तरीके अदम एतमाद जो है उसके इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा। और इस हुकूमत का रहना महाल हो जाएगा। चले मैं जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आकर ये हमजा शहबाज की भी जो है वो क्वेश्चन था उससे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और फिर दूसरा फिर ये जो सदारती रेफरेंस है इस सारी सिचुएशन में उसका क्या असर पड़ सकता है ये 3 मार्च को होने वाले इलेक्शन पे, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, सेनेट इंतखाबात करीब आ गए हैं, क्या पीडीएम पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात से फायदा उठा सकती है या उठा सकेगी या नहीं? डॉक्टर साहब, वो हमजा शहबाज के हवाले से जो बात हुमायूं साहब ने की, उन्होंने कहा कि दिलों में कुछ और है, तो उसका जरा जवाब दे दे फिर मैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो ये दिलों के हाल एक पीटीआई को पता है और एक अल्लाह मियां को पता है। अच्छा। या परवेज मुशर्रफ साहब को पता थे। अच्छा। 3 ही कैंडिडेट्स हैं। और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से हम ये सुन रहे हैं गुफ्तगू जो आप कह रहे हैं इस वक्त कि नून होगा, एक शीन होगी, ऐन गैन, ऐन गुन्ना, नून गुन्ना, पता नहीं क्या क्या करते रहे भाई। सारा जोर आपने लगा लिया, आपने शहबाज शरीफ को बंद कर लिया, आपने नवाज शरीफ को बंद कर दिया 2 मरतबा, आपने 2 मरतबा मरियम को जेल में डाल दिया, आपने 2 साल के लिए हमजा को जेल में रखा, आपने शाहिद अब्बासी को जेल में डाल दिया, आपने एहसन इकबाल को जेल में डाल दिया, आपने 35 किलो हेरोइन डाल दी राना सनाउल्लाह की गाड़ी के अंदर, फिर खुदा को की शहादतें दी कि अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं। आपने मिफ्ता इस्माइल की तरह के शरीफ आदमी को जेल में डाल दी। कोई शीन मीम नून ऐन गैन पे काफ काफ नहीं हो सका, तो भाई आज क्यों हो जाएगा? अच्छा राइट, मगर जेल में जो काम आप नहीं कर सके वो जेल से बाहर निकल के अब भला क्यों होगा? ठीक है, बट इसमें एक और सारी डिबेट में जिसका जिक्र वो ज्यादा पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, तो नाज साहब ये एस्टेब्लिशमेंट आपको गैर जानिबदार क्यों नजर आना शुरू, क्योंकि एक बड़ा डिटर्मिनेंट फैक्टर इसको समझा जाता है सियासी तौर पर। डॉक्टर साहब ने पहले बात की ना कि वो जो तरीके अदम एतमाद में जो सेनेट चेयरमैन के खिलाफ आई थी उसके अंदर जो है वो जो कुछ हुआ, अब आपको ये गैर जानिबदार क्यों नजर आना शुरू हो गई है? देखें, आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में जो है हमें नज़र आया कि एक फेयर तरीके से ईसीपी का किरदार भी हमने देखा। अच्छा। और हमने देखा कि इलेक्शंस के अंदर जहां पे धांधली हुई वहां पे ईसीपी ने दोबारा रीपोल की बात की और एक चार्जशीट दी पंजाब हुकूमत के खिलाफ, जो कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मिसमैनेजमेंट कहें या जिसको पोलिटिसाइज्ड पुलिस कहें, जिसका अमल दखल होते हुए डीपीओ डीसी वगैरह, इनके चीफ सेक्रेटरी साहब और सबके जो भी इनके ऊपर जो चार्जशीट लगी है,
तो बात यह है कि जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो इत्मीनान भी पैदा होता है कि अब चीजें जो है वो सही सिमत में जाना शुरू हुई है, और होना भी यही चाहिए। एक ऐसा इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि जहां से ये तासुर आए कि अवाम की जो असल नुमाइंदगी है उसके ऊपर उसको सबोटाज करने के लिए कोई प्रेशर इस्तेमाल किया जा रहा है या कोई असर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक मैं समझती हूँ कि एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है, और हम चाहते भी हैं कि आगे फ्यूचर में भी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये हुकूमत नहीं कर पाई, जिसके ऊपर मिलकर बात करनी थी, वो सारी चीजों जो जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, सेनेट इलेक्शन भी जो है आप देखें, बिल्कुल देखें, बात यह है कि ये भी क्योंकि सवाल है कि सेनेट इलेक्शन क्या ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, शफाफियत की तारीफ आपकी क्या है और उनकी क्या है? रहमान, मैं मुकम्मल एक बात कर लूं कि देखें, बात यह है कि एक तो इस हुकूमत का मसला ये था कि 2.5 साल से इन्होंने अपने हर गलत पॉलिसी, गलत फैसले और मईशत के ऊपर जो इन्होंने अवाम के ऊपर माशी दबाव डाला, उसका हर चीज के ऊपर जब ये फंसते थे, ये एक लाइन कहते थे, जी फौज हमारे साथ है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हम एक पेज के ऊपर है जी, हम एक पेज पे हैं। ये एक पेज की जो कहानी है ना, वो अब खुल के सामने आ चुकी है कि भाई आप अगर गलत करेंगे तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। हुकूमत अपने गलत जो है गवर्नेंस की जिम्मेदारी का मलबा दूसरों इदारों के ऊपर डालना छोड़ दे, और अब इदारे भी नहीं टॉलरेट करेंगे इस चीज को, जो कि चीज जो सामने आपके खुल के भी आ गई है कि आपके गलत काम, आपके गलत फैसले, हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज का मलबा जो है वो कब तक बर्दाश्त करेगा? मैं हुमायूं साहब, ये जो अपोजिशन का अंदाजा और खास तौर पर पीपल्स पार्टी का अंदाजा है, क्या वाकई हालात बदले हुए हैं हुकूमत के लिए, और पहले जो सूरत हाल थी उसमें और अब की जो सूरत हाल है उसमें कोई फर्क आपको लग रहा है? रहमान, ये जो सब अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं आपके प्रोग्राम में, ये 3 मार्च को सेनेट के रिजल्ट के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इतनी अच्छी बातें हम अपोजिशन से सुनेंगे सेनेट के इलेक्शन के बारे में। ओके, ये ना हो कि उस दिन इनका नैरेटिव बिल्कुल ही बदल जाए। ये सिर्फ 3 मार्च तक आपको ये अच्छा नजर आ रहा है? वेल, सुनिए, मैं इधर बात हुई, हम हमेशा कहते हैं कि हम और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम समझते हैं कि हमारे सियासी मामलात में किसी न किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करती है या कोई हमारी तरफ उसका झुकाव है। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि जो इन 2 बड़ी पार्टियों, पीपल पार्टी और PMLN का रवैया रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हम उस तरह नहीं चलते। हम ये डॉन लीग्स वाले और ये मेमोगेट वाले और ये ईंट से ईंट नहीं बुझाते। हम इसको एक पाकिस्तान का सिक्योरिटी का इदारा समझते हैं और इससे मशवरा करके, फाइनल फैसला पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होता है, हम मशवरा करके चलते हैं। हम इनसे तनाज़ा नहीं पैदा करते कि किसी न किसी तरह अपनी पावर में कोई इजाफा कर लिया जाए और हम फौज को एक जिस तरह पुलिस को हमने बना दिया है कि अपनी मर्जी का SP, अपनी मर्जी का थानेदार, अपनी मर्जी का IG, इस तरह हम फौज को भी बना दें। ये हमारी मतलब होता है 1 पेज पे होना। अच्छा, ठीक है। बट डॉक्टर साहब, ये बयानी में कोई तब्दीली आई है? ये क्योंकि इस हवाले से भी क्या सराहियां कोई ना कोई होती हैं कि आप लोगों ने स्टार्ट किया, बड़ा जारहाना रवैया था, जारहाना बयानिया था। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान के बयान देखें, पीपल्स पार्टी के बयान देखें, तो ऐसा लगता है कोई मौक़िफ़ जो है वो थोड़ा जरा नरम हो गया है। क्या ऐसा हुआ है? मैं देखिए, ये बड़ी काफ़ी तमहीद बांधी नाज साहिबा ने, और इन्होंने आपको बताया जो प्रूफ इज़ ऑलवेज इन द पुडिंग। तारीखी तौर पे आप कभी ये नहीं कह सकते कि जी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फेयर इलेक्शन होंगे या नहीं। जब इलेक्शन हो रहे होते हैं उस दिन, इलेक्शन के बाद आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि किस किस का किस किस चीज़ में कितना कितना हाथ था। जैसा कि आपने देखा डस्का के इलेक्शन में चीज़ें सामने आ गई कि ये सारी मनूवरिंग जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ने की, और ये भी सामने आ गया कि ये मनूवरिंग जो है ये एक सेंट्रलाइज तरीक़ाकार से की। अब खान साहब कहते हैं, वो किसी ने ट्वीट किया कि उन्होंने सर पकड़ लिया। क्या सर पकड़ लिया भाई? क्या सर पकड़ लिया? यानी आपको डॉलर का भी पता चलता है बाहर से, चीनी और आटे की कीमत का भी पता चलता है बाहर से, आपको धांधली का भी पता चलता है बाहर से। पूरी पंजाब की मशीनरी काम कर रही थी। DSP गायब हो गया, SP गायब हो गया, IG गायब हो गया, चीफ सेक्रेटरी गायब हो गया। 20 जो
प्रिजाइडिंग अफसर थे, भक्त से खला में उड़ गए मगरिब के बाद, और फिर बाजमात दुआएं जो हुई फजर के बाद तो वो दोबारा नमूदार हुए, लेकिन किसी मोजज़े से वो रिजल्ट तब्दील हो गए हुए थे। एक साहब जिनका नाम जुल्फकार अली क्या था जी, जुल्फकार अली विर्क, वो पहले जुल्फकार विर्क के तौर पे पेश किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इसको हटाओ, ये धांधली कर रहा है, नहीं हटाया। आईजी को फिर दोबारा लेटर लिखा, हटाओ इसको, ये धांधली कर रहा है, नहीं हटाया। फिर एक थ्रेटनिंग मैसेज भेजा कि इसको फौरी तौर पे हटाया जाए, हटा दिया। फिर एक नए नाम के साथ जुल्फकार विर्क के बजाय जुल्फकार अली के नाम से उसी को दोबारा लगा दिया गया। अच्छा, कि इलेक्शन के सारे दिन की जो पुलिस का जो रिस्पॉन्सिबल है वो जुल्फकार अली विर्क नहीं, जुल्फकार अली होगा। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसी धूल झोंक रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं, हुकूमत की, डॉक्टर साहब, हुकूमत की जो पोजीशनिंग है उसके अंदर कोई चेंज नजर आ रहा है इस सारी सूरत हाल में? देखिए मुझे तो बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है, मैं वो बात आगे बढ़ाऊंगा। देखें, ये इदारे रियासत के होते हैं, ये इदारे किसी हुकूमत के नहीं होते। ये फर्क इमरान खान साहब को नहीं पता, क्योंकि आपको मालूम है कि इमरान साहब कहते हैं मैं जमहूरियत हूं। उन्होंने एक टीवी के ऊपर आके एक तकरीर में कहा है कि मैं जमहूरियत हूं। अरे भाई, आप जमहूरियत हैं, मैं जमहूरियत हूं, मैं हुकूमत हूं, मैं रियासत हूं, ये मेरे इदारे नहीं भाई, ये रियासत के इदारे हैं, आप रियासत नहीं है। ठीक है, ये तफरीक नहीं वो कर सके। और जो उनकी परफॉर्मेंस है उसका मलबा ना सिर्फ उन पे बल्कि उनकी इन बातों की वजह से मुसलसल पड़ता रहा है इदारों पे, और पड़ रहा है इदारों पे। अच्छा, और गुमान में ये आ रहा है देखने में कि इदारे अब ये मलबा नहीं उठाना चाहते। बज़ाहिर ऐसा दिख रहा है। ठीक, मैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर सेनेट इंतखाबात से जुड़ा हुआ है लॉन्ग मार्च, जिसकी आज भी बात हुई, बिलावल भुट्टो ने भी बात की, मरीम नवाज साहबा ने भी बात की। एक ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही सेनेट इंतखाबात की, और आज सेनेट इंतखाबात के साथ साथ, क्योंकि अब तो चंद दिन बाकी हैं, लेकिन उसके बाद ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च की भी तैयारी कर रही है। और आज मरीम नवाज साहबा ने तो यह भी कहा कि हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े। मैं जरा ब्रीफ कॉमेंट चाहूंगा, इस बहस को भी समेटना है। डॉक्टर साहब, वो ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है कि जहां पर आपको लॉन्ग मार्च भी ना करना पड़े? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर गिलानी साहब आते हैं और गिलानी साहब के आने से और इस मार्जिन से आते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि इनके पैर तो उखड़ चुके हैं, तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं, तो खेल खत्म है। अच्छा, अगरचे हम फिर भी समझते हैं कि इस मुसीबत का तो अगर गिलानी साहब जीते हैं तो ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करेगी? मेरे ख्याल में जी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी का तो बाकायदा ये मुकदमा है, उन्होंने सबको कन्विंस किया है कि हम वी हैव अ फेयर चांस। और हम ये मेरे ख्याल में ये टेस्ट है एक तरह से, और अगर ये हो जाता है तो उसके बाद क्यों नहीं तहरीक मूव करेंगे। लेकिन हमारा मकसद तहरीक अदम एतमाद, हमारी पार्टी का फिर भी मकसद इवेंचुअल ये है कि नए इलेक्शन फेयर इलेक्शंस होने चाहिए जो अवामी उमंगों की तर्जुमानी करें। और अवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ डाल के उनकी कमर तोड़ी, उनकी कबर खोदी जा रही है, ये खत्म हो काम और मुल्क दोबारा से तरक्की की तरफ जाए। कहां 6% तरक्की, कहां मनफी तरक्की, कहां 4% इन्फ्लेशन, कहां डबल डिजिट इन्फ्लेशन, कहां पे 6% इंटरेस्ट रेट, कहां पे 14-15। चले मुझे जरा कमेंट लेने दें। हमायूं साहब, कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसी सूरत हाल आप देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा खुशफहमी पे मुब्तला है मेरे भाई डॉक्टर मसद की सोच। देखिए, अवाम को भी मालूम है कि ये जो पार्टीज बात कर रही हैं 60-60 साल और 40-40 साल से ये बरसर इक़्तिदार है, और हम कोई मलेशिया या सिंगापुर या जापान नहीं बने इनके दौरों में। और अवाम को भी मालूम है कि कोई नया फार्मूला नहीं पेश किया जा रहा है। एक पार्टी अपना बेटा पेश किया जा रहा है और एक पार्टी अपनी बेटी पेश कर रही है। कोई अवाम के फलाह बहबूद के या पाकिस्तान की फलाह बहबूद के नए मंसूबे किधर देखने में नहीं आ रहे। ये अवाम इतनी नादान नहीं है। आप ट्राई कर ले अवाम में जाके कि अवाम की क्या सोच है, और अभी तक जो अवाम में पज़ेराई मिली है एसपीडीएम को वो सबके सामने है। अच्छा, ठीक है। नासिर भाई, ये सदारती रेफरेंस जो इस पर फैसला पीर को आना है, उसका कोई असर पड़ सकता है? वो सारी सिचुएशन को चेंज कर सकता है?
देखिए रहमान, पहले तो मैं ये कह दूं कि जी चले मान लिया हमने पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मलेशिया नहीं बनाया पाकिस्तान को, लेकिन ये सहरा इनके सर जाता है कि इन्होंने युगांडा और रवांडा जरूर बना दिया है पाकिस्तान को। तो बहरहाल बात यह है कि अल्लाह माफ करे, जिस किस्म की इस वक्त अवाम की हालत इन्होंने कर दी है, जो डी चौक में बगैर किसी पार्टी का परचम लहराए अवाम खुद निकल के आ रही है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये खौफ जो है हुकूमत को किस तरह, ये वो कहते हैं ना कि खौफ से ये पीछे डर के बैठे हुए हैं जो दुबक के। इनको अंदाजा है कि जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज निकलेंगी और जमहूरियत पे यकीन रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज निकलेंगी, जो अंपायर की उंगली की बात नहीं करती, जो खुद जमहूरियत के ऊपर बिलीव करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज निकलेंगी और वो अपना किरदार भी हम अदा करेंगे। हम पार्लियामेंट के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अदम एतमाद का रखते हैं और ये बिल्कुल एक टेस्ट केस है। सेनेट के इलेक्शंस आप देखेंगे कि जिस तरह से इंशाल्लाह ताला कामयाबी ऑपोजिशन के हक में आएगी, उसके बाद तो फिर इनके पास जवाब ही नहीं। लेकिन ना भी आए तो रेजिस्टेंस चलती रहेगी, ये याद रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो नाज साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब बहुत शुक्रिया, मयूर अख्तर खान का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कुछ ही देर में आप हेडलाइंस और खबरनामा देख सकेंगे। मेजबान अमानत से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।